हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द सेकेंड डे ऑफ A to Z ऑफ इंग्लिश ग्रामर। हमने कुछ इस तरीके से A to Z ऑफ इंग्लिश ग्रामर को डिज़ाइन किया है कि वो इस तरीके से आपके लिए बोझिल ना हो, बल्कि कुछ ऐसी ही लाइट हो, ताकि आप बिल्कुल इंटरेस्ट से इसे सीख सकें। तो आज जो हम करने वाले हैं वो है सम और एनी का यूज़, और जो दूसरा टॉपिक हमारे लिए रहेगा वो है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। हाँ, हम एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस को एक सेपरेट बिग सीरीज में भी करेंगे, लेकिन आज कुछ कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको एक्टिव और पैसिव के लिए ज़रूरी है। तो हम अपनी सेकेंड डे की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। गेट रेडी फॉर इट। तो आज का पहला टॉपिक जो हमारा है वो है सम एंड एनी, और इस पूरी सीरीज़ का ये फोर्थ टॉपिक है। तो कुछ सेंटेंसेस और पिक्चर्स के थ्रू हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो कुछ सेंटेंसेस हम सबसे पहले यहाँ देखते हैं। यहाँ लिखा है आई डोंट हैव एनी बुक, और दूसरा सेंटेंस लिखा है डू यू हैव एनी आइडिया, और तीसरा सेंटेंस लिखा है आई हैव हार्डली एनी आइडिया। तो हम इन सेंटेंसेस को एक एक करके देखते हैं। पहला सेंटेंस है आई डोंट हैव एनी बुक। तो जब मैं यहाँ डोंट बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस के बारे में आप जानते हैं, जहाँ नॉट का यूज़ होता है दैट इज़ नेगेटिव सेंटेंस। तो जब मैं डोंट बोल रहा हूँ तो वो नेगेटिव सेंटेंस है। और दूसरा सेंटेंस जो है, यहाँ देख सकते हैं आप, ये यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है। तो जहाँ क्वेश्चन मार्क है इट मीन्स दिस इज़ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो पहला सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है और दूसरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और तीसरा सेंटेंस हम देखते हैं, यहाँ एक वर्ड का यूज़ हुआ है वो है हार्डली। और हार्डली का जो मीनिंग होता है या जो सेंस होता है वो एक नेगेटिव सेंस होता है। तो हम देखें, सेंटेंस तो अफर्मेटिव है लेकिन इसका सेंस नेगेटिव में है। किस वर्ड के कारण? इस हार्डली वर्ड के कारण। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि कोई सेंटेंस नेगेटिव है या फिर इंट्रोगेटिव है या फिर कोई ऐसा वर्ड है उस सेंटेंस में जो नेगेटिव सेंस लिए हुए हैं, तब हम लगाएंगे एनी, यानी कि हम उस समय एनी का यूज़ करेंगे। तो आप देखें, पहला सेंटेंस नेगेटिव है, दूसरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है और तीसरे सेंटेंस में हार्डली का यूज़ हुआ है। इसलिए तीनों ही सेंटेंसेस में हम यूज़ करेंगे एनी का। तो हम आगे बढ़ते हैं और सम के यूज़ को समझते हैं। यहाँ दो सेंटेंसेस लिखे हैं। पहला सेंटेंस है आई हैव सम बुक्स। पहला सेंटेंस है आई हैव सम बुक्स। तो आप देख सकते हैं ये सेंटेंस अफर्मेटिव है। आपको पता है ये नेगेटिव तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ कहीं भी नॉट का यूज़ नहीं हुआ है। ना ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, क्योंकि कहीं क्वेश्चन मार्क का भी यूज़ नहीं हुआ है। लेकिन दूसरा सेंटेंस जो है वो यहाँ क्वेश्चन मार्क का यूज़ हुआ है। लेकिन जब मैं कह रहा हूँ विल यू गिव मी सम वाटर, जब मैं कह रहा हूँ विल यू गिव मी सम वाटर, तो मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। हाँ, साइन आपका क्वेश्चन मार्क वहाँ है, इंट्रोगेटिव है, लेकिन यहाँ जो सेंस है वो रिक्वेस्ट का है। और चाहे क्वेश्चन मार्क लगा हो, लेकिन अगर सेंस रिक्वेस्ट का होगा तब हम वहाँ सम का यूज़ करेंगे, एनी का यूज़ नहीं करेंगे। देखिए, सम का यूज़ हम क्यों करते हैं? जब हम कुछ भी हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कुछ पॉजिटिव, जब हम कुछ पॉजिटिव की हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है तब हम सम लगाते हैं। और जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो आपकी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है कुछ पाने की, इसलिए यहाँ पे सम लगा है। तो हम इस क्वेश्चन मार्क को इग्नोर करेंगे और इसके सेंस को जो है वो समझेंगे और यहाँ सम का यूज़ करेंगे। तो पहले सेंटेंस में यहाँ लगा सम क्योंकि अफर्मेटिव है। यहाँ क्वेश्चन मार्क होते हुए भी क्यों सम लगा? क्योंकि यहाँ एक रिक्वेस्ट का भाव है। तो हम कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, क्योंकि आपका टेस्ट लेना फिर से ज़रूरी है। देखिए, पहला सेंटेंस वी डोंट हैव डैश बुक। तो यहाँ देखते हैं हम, यहाँ एक नेगेटिव सेंटेंस है। ये इस डोंट के कारण ये सेंटेंस नेगेटिव है, और नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम क्या लगाते हैं? बिल्कुल एनी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ हम लगाएंगे वी डोंट हैव एनी बुक। तो यहाँ यूज़ हुआ
एनी का। और दूसरा सेंटेंस देखते हैं, यहाँ क्वेश्चन मार्क है लेकिन विल यू गिव मी डैश फूड, फिर से ये रिक्वेस्ट है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, क्योंकि ये रिक्वेस्ट है इसलिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे सम का। बिल्कुल सही सोचा है, क्योंकि अभी अभी आपने इसे पढ़ा है और यहाँ सम का यूज़ हम करेंगे। तीसरा सेंटेंस देखिए, डिड यू गेट डैश सोल्यूशन, डिड यू गेट डैश सोल्यूशन। तो यहाँ देखें कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने के कारण हम यहाँ एनी का यूज़ करेंगे और यहाँ हम लिखते हैं एनी। इसे हम प्रोनाउंस करते हैं सॉल्यूशन, इसको बोला जाता है सॉल्यूशन। और ये है ही हैज़ हार्डली डैश मनी, फिर से एक वर्ड आया है और वो वर्ड है हार्डली, जो कि नेगेटिव सेंस लिए हुए हैं और इसलिए हम यहाँ यूज़ करेंगे एनी का। आपने बिल्कुल सही सोचा है, यहाँ एनी का यूज़ होगा। तो पहला सेंटेंस है वी डोंट हैव एनी बुक, और दूसरा सेंटेंस है विल यू गिव मी सम फूड, और तीसरा सेंटेंस है डिड यू गेट एनी सोल्यूशन, और चौथा सेंटेंस है ही हैज़ हार्डली एनी मनी। तो एक क्वेश्चन हम जैसे कंपेटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कुछ कॉमन एरर का क्वेश्चन, तो वो हम लोग करके देखते हैं और आप अपना गैस लगाइएगा कि कौन सा पार्ट एरर लिए हुए है या किस पार्ट में एरर है। ये है आपका क्वेश्चन, फाइंड द एरर। यहाँ 4 पार्ट्स हैं, मैंने इस क्वेश्चन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट जो पार्ट है वो है द स्टूडेंट टोल्ड द टीचर दैट ही हैड, ये सेकंड पार्ट है दैट ही हैड, और थर्ड पार्ट है हार्डली सम आइडिया अबाउट द इवेंट, और फोर्थ पार्ट हम कह रहे हैं कि कोई एरर नहीं है। तो आपको पता लगाना है कि किस पार्ट में आपको प्रॉब्लम नज़र आ रही है। क्वेश्चन में फिर से एक बार पढ़ देता हूँ, द स्टूडेंट टोल्ड द टीचर दैट ही हैड हार्डली सम आइडिया अबाउट द इवेंट। कौन सा एरर आपको नज़र आ रहा है यहाँ? निश्चित रूप से आपने कुछ न कुछ सोच लिया होगा। तो हम देखते हैं कि किस पार्ट में एरर है। हम आगे स्लाइड में देखें, ये एरर है थर्ड पार्ट में, बिल्कुल रेड हो चुका है, मतलब कि खतरा जो है वो यही है, इस थर्ड पार्ट में है जहां लिखा है हार्डली सम आइडिया अबाउट द इवेंट। तो क्या प्रॉब्लम क्या है, क्या सही क्या होना चाहिए? वर्ड हार्डली आ रखा है और हार्डली वर्ड आने के लिए आपको पता ही है कुछ नेगेटिव सेंस लिए हुए हैं, तो यहाँ सम आना थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। फिर भी हम चेक करते हैं कि क्या सॉल्यूशन होना चाहिए इसका। ये है द स्टूडेंट टोल्ड द टीचर दैट ही हैड हार्डली एनी आइडिया अबाउट द इवेंट। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको सम और एनी का कुछ हद तक समझ आया होगा। हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस से रिलेटेड है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एक बहुत बड़ा टॉपिक भी है। तो हम इस सीरीज़ में इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ही समझेंगे और एक सेपरेट सीरीज़ में पूरा टॉपिक हम लोग करने वाले हैं। तो कुछ पिक्चर्स और कुछ सेंटेंसेस के थ्रू एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए, एक सेंटेंस यहाँ लिखा है द कैट ड्रैंक द मिल्क। तो यहाँ अगर मैं कहूँ कैट, तो कैट हमारा यहाँ सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट कौन होता है? जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो सब्जेक्ट है। आप इतना बिल्कुल आसान शब्दों में समझ लीजिए कि जिसके बारे में बात चल रही है वो सब्जेक्ट है। तो यहाँ द कैट है वो सब्जेक्ट है। तो इस ड्रिंकिंग वर्ब को करने वाला कौन है? ये ड्रैंक यहाँ पे एक वर्ब है, मतलब कुछ एक्शन है, और इस वर्ब को करने वाला कौन है? इस वर्ब को करने वाला भी कैट है। इसका मतलब हमारा सब्जेक्ट भी कैट है और डूअर मीन्स करने वाला, वो भी कौन है? वो भी कैट है। तो मैं कुछ इस तरीके से कह सकता हूँ कि सब्जेक्ट भी हमारा कैट है और डूअर मतलब काम को करने वाला वो भी कैट है। और जब हमारा सब्जेक्ट और डूअर सेम होता है तब हम कहते हैं कि हमारी वर्ब जो है वो एक्टिव वर्ब है, और वो वॉइस कैसा होता है? एक्टिव वॉइस होता है। तो आपको समझ आया होगा कि जब हमारा सब्जेक्ट और डूअर सेम होता है तब क्या होता है? तब वर्ब एक्टिव होती है, इसका मतलब वो एक्टिव वॉइस है। अब हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं। यहां देखिए, द मिल्क वॉज ड्रंक बाय द कैट।
द मिल्क वॉज ड्रंक बाय द कैट। यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? मिल्क की बात कर रहे हैं। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ? बिल्कुल मिल्क हमारा यहाँ सब्जेक्ट हुआ। डूअर कौन है? डूअर तो कैट है, क्योंकि इस ड्रिंकिंग वर्ब को करने वाला कौन है? ड्रिंकिंग वर्ब को करने वाला तो कैट है। तो हमारा सब्जेक्ट और डूअर दोनों क्या हुए? दोनों डिफरेंट हो गए। तो हमारा सब्जेक्ट और डूअर जब डिफरेंट होता है, इसका मतलब वो वर्ब जो है वो एक्टिव नहीं है, वो पैसिव वर्ब होती है। देखिए कुछ इस तरीके से कि हमारा सब्जेक्ट मिल्क है लेकिन डूअर मिल्क नहीं है। डूअर कौन है? डूअर कैट है। इसका मतलब हमारी वर्ब एक्टिव वर्ब नहीं है, पैसिव वर्ब है, और इसका मतलब वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। तो हम देखें कुछ इस तरीके से कुछ बात करते हैं। द मिल्क वॉज ड्रंक बाय द कैट। तो यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि जो एक्शन हुआ है वो मिल्क ने नहीं किया, बल्कि क्या हुआ कि मिल्क पर कुछ एक्शन हुआ। जब हम पैसिव वॉइस कहते हैं, इसका मतलब होता है कि सब्जेक्ट पर कुछ एक्शन होता है। सब्जेक्ट एक्शन नहीं करता, बल्कि सब्जेक्ट पर कुछ एक्शन होता है। समथिंग हैपन्स ऑन द सब्जेक्ट। तो कुछ यहाँ पे हम और चीज़ें समझते हैं कि पैसिव वॉइस का मतलब क्या और पैसिव वर्ब होती क्या है। पैसिव वर्ब का मतलब कोई बहुत बड़ा मतलब आप ना समझें, बहुत छोटी सी बात से इसे समझ लें कि बी प्लस थर्ड फॉर्म इज पैसिव वॉइस। बी प्लस थर्ड फॉर्म आपको जहाँ भी सेंटेंस मिलता है, अगर आपने देखना है कि ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, तो बस इतना ध्यान रखें कि बी प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव वर्ब होती है। बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो बी क्या है ये समझ लेते हैं। बी एक वर्ब है जिसके ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग। ये बी फॉर्म्स हैं। अगर इनके साथ कहीं भी आपको थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब मिलती है, इसका मतलब वो वॉइस पैसिव वॉइस है। ये मीन्स वो सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। जो वो वर्ब है वो पैसिव वर्ब है। इसका मतलब सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा है, बल्कि सब्जेक्ट के ऊपर कोई ना कोई काम हो रहा है। तो देखें हम बी प्लस थर्ड फॉर्म, आपको समझ आया होगा। बी का मतलब है इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, और इनके साथ अगर आप थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको मिलती है। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आप समझ गए होंगे। जैसे मैं कहता हूं कि प्ले, प्लेड, प्लेड, अगर मैं कहूं इज प्लेड कहीं मिलता है तो आप समझ जाइए कि वो पैसिव वॉइस में वो सेंटेंस लिखा हुआ है। हम देखें कि इन सेंटेंसेस को जो एक्टिव वर्ब की बात करते हैं पहले, कि ये सेंटेंस लिखा है द कैट ड्रैंक द मिल्क। द कैट ड्रैंक द मिल्क। यहाँ पे आपको कहीं भी बी प्लस थर्ड फॉर्म दिखाई नहीं दे रही है। इसका मतलब आप समझ गए कि ये एक्टिव वर्ब है। दूसरा सेंटेंस देखें, द बॉय सॉल्व्स द प्रॉब्लम। द बॉय सॉल्व्स द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे भी कहीं बी प्लस थर्ड फॉर्म दिखाई नहीं दे रही है आपको। इसका मतलब ये भी एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है। सचिन प्लेज क्रिकेट। सचिन प्लेज क्रिकेट। यहाँ पे भी कहीं बी प्लस थर्ड फॉर्म नहीं मिल रही है आपको। और मेघा इज सिंगिंग अ सॉन्ग। मेघा इज सिंगिंग अ सॉन्ग, यहाँ भी आपको कहीं बी प्लस थर्ड फॉर्म नहीं मिल रही है। इसका मतलब ये वर्ब एक्टिव वर्ब है। और इसका मतलब आप एक और भी समझ चुके होंगे कि यहाँ द कैट ड्रैंक द मिल्क है, तो कैट ही सब्जेक्ट है और कैट ही यहाँ पे डूअर है। अगर मैं कहता हूँ द बॉय सॉल्व्स द प्रॉब्लम, यहाँ द बॉय सब्जेक्ट है और द बॉय ही क्या है, यहाँ डूअर है। इसका मतलब जब सब्जेक्ट और डूअर सेम होता है हमारा, तो वो वर्ब एक्टिव वर्ब होती है। तीसरा सेंटेंस देखें, सचिन प्लेज क्रिकेट। यहाँ सचिन ही सब्जेक्ट है और डूअर भी कौन है, सचिन है, क्योंकि खेलने का काम कौन कर रहा है, सचिन कर रहा है। तो सचिन सब्जेक्ट, सचिन डूअर। इसका मतलब वर्ब हमारी कैसी हुई, एक्टिव वर्ब हुई, बिल्कुल सही। और मेघा इज सिंगिंग अ सॉन्ग, यहाँ मेघा सब्जेक्ट है और सिंगिंग करने वाला भी कौन है, वो भी मेघा है, मीन्स डूअर भी मेघा है। तो कैसा यहाँ वर्ब हुई, वो वर्ब हुई एक्टिव वर्ब। और कैसा वॉइस हुआ, एक्टिव वॉइस हुआ। अब हम पैसिव की तरफ देखते हैं। कुछ बी प्लस थर्ड फॉर्म होती है पैसिव, ये आपको पता चल ही गया कि बी प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव है। बी क्या होता है, हाँ, इज, एम, आर और वोज, वर, और बी है ही, फिर बीइंग और
बीन, बिल्कुल सही बात। और ये देखें यहाँ लिखा है द मिल्क वॉज ड्रंक, द मिल्क वॉज ड्रंक। यहाँ आप देखें ये वॉज है और वॉज यहाँ बी है और ड्रंक जो है वो ड्रिंक की थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ देखें ये बी प्लस थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब ये वॉइस पैसिव वॉइस है। और यहाँ मिल्क जो है वो सब्जेक्ट है, लेकिन ये डूअर नहीं है बल्कि मिल्क पर कुछ काम हो रहा है। और अगर मैं यहाँ दूसरा सेंटेंस देखता हूँ द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, तो यहाँ क्या है, यहाँ द प्रॉब्लम है, ये यहाँ सब्जेक्ट है लेकिन डूअर तो प्रॉब्लम नहीं है। और आप आगे अगर देखें तो यहाँ बी फॉर्म लगा है और ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो ये जब बी प्लस थर्ड फॉर्म हुई तो ये क्या हुआ, ये पैसिव वॉइस हुआ, मतलब सब्जेक्ट पर कुछ एक्शन हो रहा है। क्रिकेट इज प्लेड, यहाँ लिखा है क्रिकेट इज प्लेड, तो यहाँ फिर से देखें इज बी फॉर्म है और प्लेड फिर से थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ये बी फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो क्या हुआ, पैसिव वॉइस हुआ, क्योंकि क्रिकेट सब्जेक्ट है लेकिन क्रिकेट कुछ एक्शन नहीं कर रहा है, क्रिकेट पर कुछ एक्शन हो रहा है, इसलिए ये पैसिव वर्ब है। अ सॉन्ग इज बीइंग संग, यहाँ देखें फिर इज बीइंग है, ये बी फॉर्म है एंड संग जो है वो सिंग की थर्ड फॉर्म है और इसलिए फिर यहाँ देखें ये भी बी फॉर्म एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो क्या हुआ, ये भी पैसिव वॉइस हुआ। आप समझ गए होंगे कि बी प्लस थर्ड फॉर्म जो है वो पैसिव वॉइस होता है, बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा। अब हम कुछ आपको बता दें कि कन्वर्जन कैसे होता है, किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं एक्टिव को पैसिव में, किस तरीके से। देखिए, अगर आपको एक्टिव वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मिलती है, एक्टिव सेंटेंस में एक्टिव वर्ब अगर क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो पैसिव में जो बी फॉर्म यूज करेंगे वो करेंगे इज, एम एंड आर। ये चीज आप थोड़ी थोड़ी चीजें दिमाग में रखें, क्योंकि बी फॉर्म कुछ ज्यादा नहीं है, इज, एम, आर, वोज, वर, देन बी, बीइंग और बीन, बस इतनी है। और हम देखें कि अगर एक्टिव वर्ब आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मिलती है तो पैसिव वर्ब उसके लिए क्या लगेगी, मीन्स बी फॉर्म उसके लिए क्या लगेगी, इज, एम या आर, वो बी फॉर्म हम यूज करेंगे। और अगर इसी तरीके से आपको सेकंड फॉर्म मिलती है एक्टिव वर्ब के रूप में, तो पैसिव में आप बी फॉर्म कौन सी लगाएंगे, वोज और वर का यूज करेंगे। फर्स्ट फॉर्म के लिए क्या यूज करेंगे आप, इज, एम, आर, बी फॉर्म के रूप में। सेकंड फॉर्म के लिए क्या यूज करेंगे आप, वोज, वर यूज करेंगे। और इसी तरीके से कहीं भी अगर आपको हैज, हैव या हैड मिलता है तो हम पैसिव में कौन सी वर्ब यूज करने वाले हैं बी फॉर्म के रूप में, हैज बीन, हैव बीन या फिर हैड बीन। हैज बीन, हैव बीन या हैड बीन, इसका मतलब हम ऐड करने वाले हैं बीन को हैज, हैव, हैड के साथ। और इसी तरीके से यदि आपको इज, एम, आर, वोज, वर, आईएनजी, जैसे इज प्लेइंग मैं कह दूं, आईएनजी से मतलब है इज प्लेइंग, या फिर एम प्लेइंग हो सकता है, आर प्लेइंग हो सकता है, वोज प्लेइंग हो सकता है, वर प्लेइंग हो सकता है। जब इज, एम, आर, वोज, वर, आईएनजी कहीं आपको दिखाई दे एक्टिव वर्ब के रूप में, तो पैसिव वर्ब के रूप में बी फॉर्म क्या लगाने वाले हैं हम, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, वोज बीइंग या फिर वर बीइंग। इसका मतलब जहां भी आईएनजी फॉर्म दिखती है बी फॉर्म में आप बीइंग ऐड कर देंगे। इज, एम, आर, वोज, वर, आईएनजी अगर कहीं दिखाई पड़ता है आपको, तब हम लिखेंगे इज बीइंग, एम बीइंग या फिर वोज बीइंग, वर बीइंग, आर बीइंग। हम बीइंग को यहाँ ऐड करते हैं। और इसी तरीके से अगर कहीं भी आपको मॉडल्स मिलते हैं, चाहे वो कैन है, कुड है, मे है, शेल है, विल है, मस्ट है, तब क्या करेंगे, तब पैसिव फॉर्म जो होगी वो जो बी फॉर्म हम लगाएंगे उसमें बी ऐड कर देंगे। मे बी हो जाएगा, कैन कैन भी हो जाएगा, कुड भी हो जाएगा, माइट भी हो जाएगा, मस्ट बी हो जाएगा। इसका मतलब हम ऐड क्या कर रहे हैं, यहाँ बी ऐड कर रहे हैं। कैन विल जस्ट कन्वर्ट इनटू कैन बी, कुड विल कन्वर्ट इनटू कुड बी, और मे बी, शैल बी, विल बी, और मस्ट बी में कन्वर्ट हो जाएगा। और इन सब के साथ आपको पता है क्या लगने वाला है,
हाँ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी तो वो वॉइस पैसिव वॉइस बन जाएगा। कुछ स्किल हम चेक करें, लेकिन उससे पहले मैं एक बार आपको पूरा जो हमने अब तक किया है कि किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं एक्टिव वर्ब को पैसिव में और क्या हम बी फॉर्म लगाते हैं, एक बार फिर से बता देता हूँ कि अगर वर्ब फर्स्ट फॉर्म मिलती है आपको एक्टिव वर्ब के रूप में, तब हम पैसिव वर्ब के रूप में जो बी फॉर्म लगाएंगे वो इज, एम, आर का यूज़ करेंगे। अगर सेकंड फॉर्म आपको एक्टिव वर्ब के रूप में दिखाई पड़ती है तब हम वोज वर का यूज़ करेंगे। अगर हैज़, हैव, हैड दिखाई पड़ता है आपको तो हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन यूज़ करेंगे। और कहीं भी अगर इज, एम, आर, वोज वर, आई एन जी दिखाई पड़ता है तो इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, वोज बीइंग, वर बीइंग का यूज़ करेंगे। और कहीं भी अगर मॉडल्स दिखाई देते हैं कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, उनके साथ हम कैन बी, कुड बी, मे बी, माइट बी, शुड बी, वुड बी, इनका यूज़ करेंगे। तो अब इतनी बात आपको समझ आई होगी कि एक्टिव वर्ब का मतलब क्या है कि जब हमारा सब्जेक्ट और डूअर सेम है तब आप समझ लीजिए वो वर्ब एक्टिव है, मीन्स का मतलब वो सेंटेंस जो है वो एक्टिव वॉइस में है। और पैसिव का मतलब क्या हुआ, पैसिव वर्ब का मतलब हमारा सब्जेक्ट जो है वो डूअर नहीं है बल्कि उस पर कुछ काम होता है। और बी प्लस थर्ड फॉर्म जो है वो पैसिव वर्ब होती है, बी प्लस थर्ड फॉर्म। बी आपको पता है क्या है, इज, एम, आर, वोज, वर, और इसके साथ बी, बीन, बीइंग, ये आपकी बी फॉर्म्स है। और इनके साथ अगर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको मिलती है तो वो आपकी पैसिव वर्ब होगी और वो सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस में होता है। तो आपकी स्किल को चेक करते हैं और कुछ सेंटेंसेस हम यहाँ देखते हैं। आपको बताना है मेंशन वेदर द गिवन सेंटेंसेस हैव एक्टिव वर्ब और पैसिव वर्ब। आपको ये बताना है कि ये सेंटेंसेस जो हमने लिखे हैं इसमें एक्टिव वर्ब है या पैसिव वर्ब है। पैसिव वर्ब क्या होती है, बी प्लस थर्ड फॉर्म, बस ये ध्यान रखिएगा। आप पहला सेंटेंस देखें, ही वॉज सिटिंग बाय द रिवर, ही वॉज सिटिंग बाय द रिवर। क्या आपको कहीं भी बी और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब दिखाई पड़ रही है? शायद पहले सेंटेंस में तो कहीं भी नहीं है बी प्लस थर्ड फॉर्म। हाँ, ये बी फॉर्म तो है वॉज, लेकिन इसके साथ थर्ड फॉर्म कहीं भी नहीं है, इसलिए ये पहला सेंटेंस हमारा होगा एक्टिव सेंटेंस। आपने सही बताया होगा, आप अपने लिए तालियां बजा सकते हैं। और दूसरा सेंटेंस जो है वो है द बॉल वॉज थ्रोन। ये देखिए, द बॉल वॉज थ्रोन, अगर मैं ये यहाँ देखता हूँ तो ये वॉज है और ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, मीन्स यहाँ ये बी है और ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस है, इसका मतलब ये वर्ब जो है वो पैसिव वर्ब है, वॉज थ्रोन जो है वो पैसिव वर्ब है। अब तीसरा सेंटेंस देखते हैं, शी मे बी अवॉर्डेड, शी मे बी अवॉर्डेड। तो आप देखें यहाँ ये मे बी का यूज़ हुआ है, बी फॉर्म है यहाँ, और अवॉर्डेड जो है वो फिर से थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है और ये भी आपका पैसिव वॉइस हुआ। ये सवाल जो हमने पूछा आपसे, इसका उत्तर भी आपने सही दिया होगा। फोर्थ सेंटेंस हम देखते हैं, आई कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम, आई कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम। यहाँ कहीं भी बी प्लस थर्ड फॉर्म दिखाई नहीं दे रही है, इसका मतलब ये सेंटेंस एक्टिव सेंटेंस है। और हम देखें दे हैव बीन एडवाइज्ड, तो दे हैव बीन यहाँ देख सकते हैं बी फॉर्म है और ये एडवाइज्ड जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इसलिए ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है और ये हैव बीन एडवाइज्ड पैसिव वर्ब है। आई होप कि आपने बहुत से सेंटेंसेस ये सही किए होंगे। अब आपसे कुछ इस तरीके का सेंटेंस पूछते हैं, आप अपना गैस लगाएं। इसमें पहला क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, द स्टूडेंट्स विल कंप्लीट द वर्क बाय टुमारो, द स्टूडेंट्स विल कंप्लीट द वर्क बाय टुमारो। आपको बताना है कि इस विल कंप्लीट जो कि एक्टिव वर्ब है, कौन सी पैसिव वर्ब इसमें हम यूज़ करेंगे। क्या इज कंप्लीटेड यूज़ करेंगे, या विल बी कंप्लीटेड यूज़ करेंगे, या हैड बीन कंप्लीटेड यूज़ करेंगे, या वॉज कंप्लीटेड यूज़ करेंगे। यहाँ देखें विल कंप्लीट, और हमने बात की थी कि जहाँ मॉडल्स हो मे, कैन, कुड, शैल, विल, उनके साथ मे बी, शैल बी, विल बी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ विल लिखा है तो विल बी आना चाहिए। हम चेक करते हैं कि विल बी कंप्लीटेड क्या सही है। हाँ, बिल्कुल सही है।
विल बी कंप्लीटेड इसका आंसर होगा। तो विल के लिए आप क्या लगाने वाले हैं, पैसिव वर्ब विल बी लगाने वाले हैं, और विल बी के बाद आपको पता है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज कंप्लीटेड, वो यहाँ कंप्लीटेड हमने लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखें, शी राइट्स अ लेटर। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको समझ आना चाहिए। राइट्स वर्ड यहाँ बहुत आसान है, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है राइट्स, और हमने बात की थी अभी कुछ समय पहले कि अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है तो बी फॉर्म क्या लगती है, बिल्कुल इज, एम या आर। और देखें कि कहीं इज, एम, आर दिखाई पड़ रहा है आपको, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ दिखाई पड़ रहा है आपको इज, और इसके साथ आपको मिल रही है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यही आंसर सही होना चाहिए, लेट्स चेक इट। और यही आंसर सही है कि अ लेटर इज रिटन बाय हर, अ लेटर इज रिटन बाय हर। हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, और ये सेंटेंस है शी हैज़ रिसीव्ड द लेटर। हमने बात की थी कि हैज़, हैव, हैड होगा, तो हम क्या करने वाले हैं, हम उसके साथ बीन ऐड करने वाले हैं। हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन। तो यहाँ हैज़ दे रखा है, तो हैज़ के साथ निश्चित रूप से आप हैज़ बीन यूज़ करने वाले हैं। तो कहीं आपको हैज़ बीन दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल ये रहा हैज़ बीन यहाँ। तो ये हैज़, हैव के साथ हम हैज़ बीन, हैव बीन यूज़ करते हैं। हाँ, अगर हैड होता तो हम हैड बीन यूज़ करते, लेकिन यहाँ हैज़, हैव की बात हो रही है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हैज़ बीन या हैव बीन। और यहाँ ये हैज़ बीन दिया हुआ है, तो आपका आंसर नंबर 2 जो है वो करेक्ट होना चाहिए, और ये बिल्कुल सही है। द लेटर हैज़ बीन रिसीव्ड बाय हर, द लेटर हैज़ बीन रिसीव्ड बाय हर। अब हम आगे सेंटेंस की तरफ, और ये लास्ट सेंटेंस है हमारा, द अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड द टाउन, द अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड द टाउन। और यहाँ डिस्ट्रॉयड जो है वो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, डिस्ट्रॉयड सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। आप एक बार याद कीजिए, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के लिए हमने क्या यूज़ किया था, इज, एम, आर, बी फॉर्म, इज, एम, आर। और सेकेंड फॉर्म के लिए हम कौन सा बी फॉर्म यूज़ करेंगे, वोज वर्ब, बिल्कुल वोज वर्ब का यूज़ करेंगे। तो वोज वर्ब कहीं आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ तो नहीं है, ये तो विल भी है, ये भी नहीं है, मस्ट भी है, ये भी नहीं है, शुड भी है, यहाँ वोज दिखाई पड़ रहा है। आपको पता है जब हम पैसिव में किसी सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं तो हम बी प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो यहाँ वोज प्लस थर्ड फॉर्म आपको दिखाई पड़ रही है, वोज डिस्ट्रॉयड, तो यहाँ ये बी फॉर्म एंड दिस इज थर्ड फॉर्म। तो हमारा जो मेन चीज़ थी वो है कि यहाँ सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म के लिए जब पैसिव वर्ब होगी वो बी फॉर्म जो होगी वो वोज यूज़ होगी। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये वोज है एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और ये बन गया आपका पैसिव वॉइस, द टाउन वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द अर्थक्वेक। और देखें यही सही आंसर है, बिल्कुल यही सही आंसर है, द टाउन वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द अर्थक्वेक। तो आई होप कि आज सम और एनी और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आया होगा। हम बहुत से और टॉपिक्स आपके लिए थर्ड डे में लाने वाले हैं। इसी तरीके से आप सीखते रहें। हमारा पर्पज़ है कि बहुत बड़े टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करके आपको नहीं समझाया जाए, बिल्कुल आसान तरीके से, जैसे सेंटेंसेस और पिक्चर्स के थ्रू आप ग्रामर को समझ रहे हैं, बस वैसे ही समझते रहें और अपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वंडरफुल डे।